क्लास 6 विषय हिंदी। विद्यार्थियों 17 चैप्टर निकाल लीजिए। 17 चैप्टर साहसी बच्चे। प्रस्तुत साहित्यिक घटना सत्य कथा पर आधारित है। लेखक कहता है कि यदि व्यक्ति में साहस व समझदारी हो तो वह किसी भी मुसीबत का सरलता से सामना कर सकता है, पर विजय प्राप्त कर सकता है, फिर वह चाहे एक बच्चा ही क्यों न हो। इस कहानी में ऐसे ही दो बच्चों से आपका परिचय कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिन दो बच्चों का कुछ अपराधियों ने अपहरण कर लिया है। आजकल नित्य प्रति यानी रोजाना हम अखबार में ऐसी खबरें पढ़ते रहते हैं, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़ चैनलों पर भी अपहरण की अनेक घटनाएं आती रहती हैं। जैसे बच्चों को अपहरण करके फिर फिरौती की मांग करना। तो इसी घटना पर आधारित आज का आपका चैप्टर है साहसी बच्चे। दो बच्चे हैं, शहर के जाने माने डॉक्टर दीपक प्रकाश के, जिनका अपहरण हो गया है, तो उसी की कहानी है। हाँ, तो फिर क्या कहते हो, कैसे खबर दी जाए? लंबे बालों वाला पतला लंबा व्यक्ति बोला। कहना क्या है, टेलीफोन करते हैं, उसका दूसरा साथी बोला। ये अपहरणकर्ता आपस में बातें कर रहे हैं उन बच्चों के सामने जिनका अपहरण हो चुका है। नहीं, हम इस बार टेलीफोन नहीं करेंगे। यह उन सबका मुखिया था, ये जो बोल रहा था कि हम टेलीफोन नहीं करेंगे। क्यों? चौथे साथी ने पूछा। पिछली बार की बात याद है? इस टेलीफोन के कारण पुलिस को सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि टेलीफोन को रिकॉर्डिंग करके पुलिस जो है सब कुछ पता लगा सकती है कि किस इलाके से आपको टेलीफोन किया गया है। मुखिया ने चेताया। तो फिर क्या करना है, तुम ही बताओ। तीनों साथी एक साथ बोले। इस बार हम टेलीफोन न करके फिरौती के लिए चिट्ठी भेजेंगे, मुखिया ने सुझाव दिया, जिसे बाकी साथियों ने भी मान लिया। पूरे 48 घंटे बीत चुके थे। शहर के जाने माने नागरिक दीपक प्रकाश के दोनों बच्चे लापता थे। सारा शहर इस घटना से सन्न था, यानी कि अचंभित था। अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। पुलिस व प्रशासन की पूरी मशीनरी सतर्कता के साथ गोपनीय ढंग से यानी गुप्त तरीके से बच्चों को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। शक की सुई कभी अपहरणकर्ताओं की ओर घूम जाती, पर इसका भी कोई ठोस आधार नहीं था। फिरौती वसूलने के लिए अभी तक कोई भी खबर नहीं आई थी, न कोई खत न फोन। परिवार के सभी लोग बेहद चिंतित थे, और डॉक्टर प्रकाश की पत्नी, जो उन बच्चों की माँ थी, उनका तो लगभग बेहोशी की ही हालत थी। वो वापस जैसे ही होश में आती फिर से बेहोश हो जाती थी। आप खुद ही सोचिए, अगर किसी के दो बच्चे हों और उस माँ के दोनों बच्चे अचानक से लापता हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी। उधर 12 वर्षीय शोभित, जो बच्चा था बेटा, उसका नाम शोभित था, जो 12 वर्ष का था, और जो बेटी थी उनकी, उसका नाम हर्षिता था, वो 8 वर्ष की थी। शुरू में शोभित एकदम सकते की हालत में था, यानी कि बहुत नर्वस सा था, और नन्ही हर्षिता फूट फूट कर रो रही थी। पर इधर कुछ समय से शोभित ने बड़ा होने की वजह से न केवल अपने को संभाला था, बल्कि बड़ी समझदारी से वह हर्षिता को भी ढाढ़स बना रहा था, धैर्य बना रहा था। दोनों इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि जिस छोटी सी कोठरी में वे बंद हैं वह आखिर कौन सी जगह है। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जिस कोठरी में रखा जा रहा है वो कौन सी जगह है। शुरू से अब तक ये लोग पैसा वसूलने की अपनी योजना में कई बार बदलाव कर चुके थे। इस बार शाम को पत्र भेजकर फिरौती की रकम के लिए चिट्ठी अवश्य पहुंचाई जाएगी। संकट के समय धैर्य खोकर घबरा जाने से नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ इसका हल ढूंढकर ही इससे पार पाया जा सकता है। ऐसा शोभित ने कभी सुना था। उसे लगा कि आज इस कथन की आजमाइश करने का समय आ गया है। पिछले 2 दिनों से वह देख चुका था कि केवल रोने व घबराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अतः अब अपने को उसने संयमित करके पूरी तरह से अपने बारे में सोचने लगा था। उसने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया था।
यहाँ से कैसे निकला जाए, उसने इसकी योजना भी बना ली थी। इसी उधेड़-बुन में काफ़ी समय बीत चुका, पर शोभित जानता था कि यह समय उसे बेकार गंवाने का नहीं है उसके। इस बीच उसने अपनी मुक्ति के लिए जो सोचा वो काबिले तारीफ था। उस पर अमल करने को भी उसे अब जल्दी थी। इसी सिलसिले में उसने निक्कर की जेब में से पड़ा हुआ अपना पुराना 10 का नोट निकाला और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। यह देखकर हर्षिता चिल्लाने लगी, अरे अरे, यह क्या किया भैया? शोभित को नोट फाड़ते देख हर्षिता चौंक गई। उसकी आवाज़ शायद कुछ ऊंची थी, यानी तेज थी, इसीलिए शोभित ने अपराधियों को पता न चल जाए, मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया और कहा, देखो, जब मैं इशारा करूं तो तुम खूब जोर जोर से रोने लगना, पर अपनी योजना की सफलता के लिए खूब जोर जोर से रोने लगना, और जब मैं इशारा करूं तो चुप हो जाना। जब हर्षिता ने उसकी योजना में शामिल होने के लिए हामी भर ली तो मानो वह अपनी योजना की सफलता से पूरी तरह आश्वस्त हो गया था। उसने निश्चित कर लिया कि इस योजना से उन्हें कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। इसी बीच दोपहर के खाने का समय हो गया था। दोनों बच्चे जानते थे कि अब कोठरी के किवाड़ खुलेंगे, फिर रोज की तरह उनके आगे एक थाली सरका दी जाएगी। थाली में जो होगा वह भी उन्हें पता था, क्योंकि रोज उनके लिए खाने के लिए वही खाना आता था। एक प्लेट में 4 रोटियां, कटोरी में दाल और थोड़े से चावलों पर रखे प्याज के कुछ टुकड़े। बस इस बार जैसे ही थाली रख कर कोठरी का दरवाजा वापस बंद हुआ, शोभित ने फुर्ती से कागज की एक पतली पट्टी पर चावल के कुछ दाने रगड़े और उससे उन चावल के दानों से उसने उस फटे हुए नोट को चिपका दिया। इसके बाद उसने प्याज को कुचल कर उसका रस निकाला। फिर कोठरी के कूड़े कबाड़े में से माचिस की पुरानी तीलियां ढूंढकर उनके सहारे नोट के सफेद भाग पर कुछ लिखा और नोट को सूखने के लिए एक ओर रख दिया। इस बीच काफ़ी समय तक बाहर वाली कोठरी से खाने पीने के साथ की आवाज़ें आ रही थी, जैसे चक चक खाना खाने की जो आवाज़ें होती हैं उस तरीके से। और फिर कुछ देर के लिए शांति छा गई। अंधेरा होने से पहले चारों अपहरणकर्ता ने बैठकर शोभित से अपने माता पिता के नाम पत्र लिखवाया, जिसमें इन दोनों को अपनी कैद से छोड़ने के बदले में 15 लाख रुपए की मांग की गई थी। चिट्ठी लिखते समय ही शोभित के इशारे पर हर्षिता ने रोना शुरू कर दिया था, जैसा कि उन दोनों भाई बहनों ने पहले ही तय कर लिया था। जब कोई बदमाश उससे रोने का कारण पूछता या चुप होने को कहता तो वह उतनी ही अधिक जोर से रोने लगती। अंत में शोभित ने इन लोगों को बताया कि हर्षिता ने अपनी सहेली मीता से 10 रुपए लिए थे। शाम तक इसने लौटाने का वायदा किया था। यदि शाम तक मीता को रुपए नहीं मिले तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे, इसलिए वह चाहती है कि हमारे घर पत्र भेजते समय आप लोग 10 रुपए का यह नोट भी साथ में रख दें और पत्र में लिख दें कि यह 10 का नोट मीता को दे दिया जाए। अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं की। तब शोभित के कहने पर हर्षिता ने रोना बंद कर लिया। इस तरह फिरौती के पत्र के साथ वह जुड़ा 10 का नोट सवेरे सवेरे डॉक्टर साहब की कोठी के बरामदे तक पहुंच गया। आश्चर्य, उसी दिन शाम होते होते चारों अपराधी पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बच्चों को सकुशल छुड़ा लिया गया। कुछ देर बाद दोनों बच्चे जब घर पहुंचे तो वहां उत्सव का सा माहौल हो गया। उनकी रिहाई की खबर न केवल घर तक बल्कि पूरे शहर में और यहाँ तक कि टीवी चैनलों के माध्यम से भी पूरे देश में फैल चुकी थी। सभी लोग इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर किस तरह से डॉक्टर के बच्चे गायब हुए और फिर अचानक से मिल गए। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे पुलिस अधिकारी देव प्रताप।
उन्होंने पूरी घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया कि हमारी सफलता में शोभित की प्रमुख भूमिका रही। सहायक बना उनका सहपाठी गुरमीत, जो कि शोभित का दोस्त था, जिसे सब प्यार से मीत नाम से पुकारते थे। पत्र के साथ अपने नाम के बिगड़े रूप के उल्लेख को देख तीव्र बुद्धि मीत समझ गया था कि उसके साथ शोभित ने कोई गुप्त संदेश अवश्य भेजा है। हम दोनों मिलकर विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग किया करते हैं। विभिन्न द्रव्यों और रसायनों द्वारा गुप्त संदेश लिखकर भेजना भी इन्हीं प्रयोग में शामिल था। इसलिए मुझे शक हुआ। मैंने जब आग के ऊपर रखकर नोट को हल्की सी गर्मी दी तो नोट पर लिखा हुआ संदेश स्पष्ट रूप से उभर आया। बिरजू ने हमारा अपहरण किया है और बस यह सुराग पुलिस के लिए काफी था। गुरमीत ने अत्यंत उत्साहित होकर बताया, प्याज के रस से मैंने जो संदेश लिखा उसके बारे में तो मैं जानता था कि मीत मेरा इशारा समझ जाएगा, पर नोट को फाड़कर जोड़ने की बात मेरे दिमाग में इसलिए आई थी ताकि अपराधियों में से कोई धोखे से इस नोट को उपयोग में ना ले, अर्थात उस नोट से कुछ खरीद ना ले और उनसे झूठ बोल दे कि वो नोट उसने पहुंचा दिया है। शोभित ने अपनी सूझबूझ का स्पष्टीकरण किया। बिरजू हमारे घर का पुराना नौकर था। बच्चे उससे हिले मिले थे। जैसे कि सभी घरों में होता है, पुराने नौकर पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नौकर अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही रखने चाहिए। स्कूल में से उसके बुलाने पर उसके साथी इसी आधार पर चले गए थे। नोट के सुराग से पुलिस ने सबसे पहले उसको घेरा, फिर अपने तरीके से पूछताछ कर उन सारे ठिकानों की घेराबंदी कर डाली जहां जहां उसके इन अपराधों चारों अपराधी साथियों के छिपने के ठिकाने हो सकते थे। और उसके बाद जो सफलता मिली आपके सामने है। डॉक्टर दीपक प्रकाश भाव विभोर होकर बता रहे थे कि जीवन में ज्ञान, विज्ञान और जागरूकता का कितना महत्व है। आज की इस घटना से यह बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। शोभित और गुरमीत ने जिस बड़े हादसे को अपनी सूझबूझ से टाला है, उस पर मुझे गर्व है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल पुस्तकें पढ़कर अच्छे अंक लाना नहीं है या अच्छी नौकरी पाना ही नहीं है, बल्कि इसके सहारे तो जिंदगी में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। मेरे विद्यालय के इन दोनों छात्रों ने यह दिखा दिया कि विज्ञान का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में परिस्थितियों के अनुसार यदि अपनी सूझबूझ से स्वयं कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंसे इंसान को भी बिना कोई हानि उठाए सरलता से इससे निजात मिल सकती है। यह कहते हुए जब शोभित और गुरमीत की प्रधानाचार्य ने पीठ थपथपाई यानी शाबाशी दी, तो एक बार वहाँ का पूरा वातावरण ही मानो इन दोनों छात्रों की सूझबूझ के प्रति पूरी तरह नतमस्तक हो गया था। इनका हृदय से स्वागत किया गया, तालियां बजी और बहुत ही तारीफ हुई। ठीक है, तो इसी तरह हमें अपने घरों में जो नौकर रखते हैं हम उनकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल, वेरिफिकेशन जो कि थाने में होता है, और वो जो भी उनका स्थायी पता है, उनका आधार, उनकी आईडी प्रूफ वगैरह हमें जमा कराने चाहिए और उनका वेरिफिकेशन कराना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।